बेटा ये ना
अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। जी बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है उसे शुरू करते हैं। जी मुबशिर बेटा, अब आपको आवाज़ आ रही है? मुबशिर, आपको आवाज़ आ रही है बेटा? बेटा, हमारे सब्जेक्ट का नाम है जी इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, कैब 01, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। और बेटा हम किस प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं? विच इज़ चार्टर्ड अकाउंटेंसी। यानी हम क्या बनने जा रहे हैं? हम अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं। जी मुबशिर बेटा, कुछ कहना चाहते हैं? आपने वॉइस रेज हैंड रेज किया। जी मुबशिर बेटा, आपने हैंड रेज किया, कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा जी, हमने बेटा जिस प्रोफेशन को चूज़ किया है विच इज़ चार्टर्ड अकाउंटेंसी। ठीक है जी, चार्टर्ड अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी मतलब हम अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे इस प्रोफेशन का नाम है अकाउंटेंसी। चार्टर्ड का मतलब है कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसने हमें सर्टिफिकेट देना है कि आप अकाउंटेंट हैं। तो आज जो हम पहला जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं कैफ का, विच इज़ इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। हम अकाउंटिंग का यहाँ पे इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, यानी बेसिक अकाउंटिंग पढ़ेंगे। बेटा, कैफ 1 की इम्पोर्टेंस क्या है? अकाउंटिंग के सब्जेक्ट्स की हमारे सीए में क्या इम्पोर्टेंस है? पहले ये देखते हैं कि अकाउंटिंग के सब्जेक्ट्स है कितने। कैफ 01, कैफ 05, इसको कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1, कैफ 07, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 2। इसके बाद बेटा सी फैब 1, 01, और उसके बाद है MSA 1। बेटा ये सारे आपके अकाउंटिंग के सब्जेक्ट्स हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग्स। तो हमारे पूरे सीए में बेटा जो सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, जिस प्रोफेशन से हम बिलोंग करते हैं, हमने अपने आप को कल को चार्टर्ड अकाउंटेंट बताना है, तो हमारे प्रोफेशन का सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कौन सा है? अकाउंटिंग। जिस तरह लॉयर्स हैं, लॉयर्स का काम क्या है? अदालत में जाके केस लड़ना। तो लॉयर्स LLB करते हैं और उसमें वो लॉ पढ़ते हैं, सिविल लॉ पढ़ते हैं, क्रिमिनल लॉ पढ़ते हैं, बिजनेस के लॉज पढ़ते हैं, टैक्सेशन के लॉज पढ़ते हैं। इसी तरह बेटा जो डॉक्टर्स हैं उनकी भी एजुकेशन स्पेसिफिक क्या, उन्होंने पेशेंट्स को देखना होता है। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स उनको पढ़ाए जाते हैं, लेकिन उनका कोर सब्जेक्ट क्या है? उन्होंने इंसानों का इलाज करना। ठीक है, इसी तरह बेटा ये जो हमारा प्रोफेशन है चार्टर्ड अकाउंटेंसी, इसने क्या करना है? अकाउंटिंग करनी है। कैफ 01, कैफ 05, 7,
CFAB 1, MSA 1, यानी हर लेवल पे जाके सबसे पहला सब्जेक्ट देखिए अकाउंटिंग है। जब आप कैफ में आ रहे हैं पहला सब्जेक्ट अकाउंटिंग, CFAB में जा रहे हैं पहला सब्जेक्ट अकाउंटिंग, MSS में जा रहे हैं पहला सब्जेक्ट अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग से ही आगे आपकी ज़िंदगी शुरू होती है। ठीक है, तो ये तो थी बेटा इस चैप्टर की हमारे CA में इंपॉर्टेंस। सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हैं। कैफ 1 पढ़ने के बाद इसका एडवांस कैफ 5 पढ़ने के बाद एडवांस कैफ 7 का एडवांस CFAB 1 का एडवांस MSA 1। तो हर नेक्स्ट सब्जेक्ट नया सब्जेक्ट नहीं है, आपने प्रीवियस सब्जेक्ट का एडवांस सब्जेक्ट है। ठीक है जी। नहीं मुस्तफ़ा बेटा, कैफ 8 कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, जो आपने पूछा है ना, वो कैफ 08 कॉस्ट अकाउंटिंग है। हम पढ़ रहे हैं बेटा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इंशाल्लाह आपको सिखाएंगे कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है। इससे आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं जी हमारे सब्जेक्ट में कैफ 01 में आई कैप में रिजल्ट एनालिसिस क्या है। आई कैप कितने % बच्चों को पास करता है, हमें पता चले ना। हमारा एग्जामिनर हमारे जो एक्स स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं, उनका पासिंग परसेंटेज क्या है हमारे एग्जामिनर के मुताबिक। मैं पिछली को 4-5 अटैम्प्ट्स आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। स्प्रिंग अगर 18 की बात करूँ, कैफ 01 की बात करें, तो बेटा स्प्रिंग 18 में 37% स्टूडेंट्स पास हुए इस पेपर में। चलिए मैं साथ में कंपैरेटिव में कैफ 02 भी लिख देता हूँ एंड कैफ 03 भी लिख देता हूँ। आमतौर पे बच्चों ने कैफ 1, 2, 3 के सब्जेक्ट्स रखे होते हैं। इसी टाइम में कैफ 2 में 24% रिजल्ट था एंड कैफ 3 में 18% रिजल्ट था। तो 37% इज़ द हाईएस्ट परसेंटेज। उसकी वजह भी आपको बताता हूँ। अगर मैं ऑटम 18 की बात करूँ तो इट वाज 48% पासिंग परसेंटेज ऑल ओवर द पाकिस्तान, जिसमें रिपीटेड स्टूडेंट्स भी होते हैं। 100 बच्चों में से 48 बच्चे पास हुए हैं, न्यू स्टूडेंट्स भी और रिपीटेड स्टूडेंट्स भी, जितने भी अपेयर हुए 48% रिजल्ट इज़ अ गुड रिजल्ट इन CA। कैफ 02 was 29% and it was 14% only। अगर मैं ऑटम के बाद स्प्रिंग 19 की बात करूं, स्प्रिंग 19 में वी हैड अगेन 48% रिजल्ट which is the highest among all 3 subjects, 30% CAF 02 and it was 20% CAF 03। इसी तरह बेटा अगर मैं ऑटम 19 पे आ जाऊं, अगेन 34% result which is the highest among 44% in the economics, it was the highest result 23%। अगर स्प्रिंग 2020 की बात करें, आपके करीब करीब आ गए हैं जी। 33% इज द कैफ 01, 33% इज द कैफ 02 एंड इट वाज 29%। एंड ऑटम अगर 20 में आऊँ, क्योंकि अभी जो स्प्रिंग 2021 है उसका रिजल्ट नहीं आया, इट वाज 43%, 32% एंड 35%। तो बेटा हमारा ये जो रिज़ल्ट है कैफ 01 का, इट इज़ द हाईएस्ट रिजल्ट इन कैफ 1, 2, 3। अब इसकी ज़्यादा होने की वजह क्या है और आसानी से हम भी क्यों पास हो जाएंगे, इसको देखते हैं। यहाँ से बेटा एक और लेसन हमें मिलता है कि CA में हर अपेयर होने वाला स्टूडेंट पास नहीं होता। ठीक है जी। अब इसमें हाईएस्ट परसेंटेज क्यों है बेटा, गौर कीजिएगा। इसमें स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है। जब एग्जामिनर आपका पेपर चेक करता है तो वो स्टेप बाय स्टेप मार्किंग करता है। ही मार्क ईच राइट स्टेप, फॉर्मूला, फॉर्मेट, कैलकुलेशन, वर्किंग्स, इंडिविजुअल बेसिस पे जाके एक एक स्टेप पे जाके मार्क करता है।
यानी 0.25 से लेके वो आपको 2 और 3 मार्क्स तक एक एक स्टेप का नंबर देता है। यानी इसमें ऐसा नहीं है कि आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद आपका आंसर ठीक नहीं आया तो आपका सारा सवाल गलत है, ऐसा नहीं है। अगर पेपर में 7 सवाल हैं, 7 के 7 सवालों के जवाब गलत है तब भी बच्चे पास हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जितने स्टेप ठीक परफॉर्म किए उनको मार्क्स मिल गए। ठीक है जी, एक वजह ये है। दूसरी वजह क्या है, इसमें बेटा पेट फॉर्मेट्स हैं, फॉर्मेट्स ऑफ क्वेश्चंस। यानी इसमें आपने जब क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, अंडरस्टैंड करने के बाद जवाब किसी एक ख़ास फॉर्मेट में देना है, किसी एक टेबल में देना है, किसी एक स्टेटमेंट में देना है, वो पेट फॉर्मेट्स हैं। तो बच्चों को प्रैक्टिस कर कर उन फॉर्मेट्स की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, सिर्फ सवाल को समझ के उस फॉर्मेट्स में डालना होता है, इसके भी मार्क्स मिल जाते हैं। दूसरी बड़ी वजह। तीसरी बड़ी वजह इसमें पास होने की बेटा, रेपिटेटिव एडजस्टमेंट्स होती हैं। रेपिटेटिव एडजस्टमेंट्स क्या है, जो पिछले पेपर्स में एडजस्टमेंट्स आती हैं, जो इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है, सवाल पूछे जाते हैं, वही दोबारा दोबारा पूछे जाते हैं। तो ये 3 बड़ी रीज़न्स हैं जिसकी वजह से बच्चे इस पेपर में आम तौर पे आसानी से पास हो जाते हैं। ठीक है जी, तो मेरी नज़र से देखें तो ये कैफ लेवल का एक आसान पेपर है, लेकिन किन बच्चों के लिए, जिन बच्चों को इस सब्जेक्ट की समझ आ जाए, वो हम देखते हैं हमने इसमें करना क्या है। बेटा ये आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप बच्चों ने आज ही स्ट्रैटेजी बनानी है और उसी के मुताबिक काम करना है। हाउ टू लर्न एंड पास कैफ 01। कैफ 01 को सीखना कैसे है और पास कैसे करना है, हमारा ज़्यादातर फोकस रहेगा बेटा सीखने पे। जब हम इस सब्जेक्ट को सीख लेंगे, इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, तो इसको पास करना हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं रहेगी। ठीक है जी, तो हमने इसके सीखने के ऊपर मेहनत करनी है, हमने इसको पास करने पे मेहनत नहीं करनी, पास खुद ही हो जाएगा इंशाल्लाह। सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें बेटा, हमें अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स करनी पड़ेगी। अकाउंटिंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना है, इसकी क्रैमिंग नहीं करनी। यानी आपने जो अपने 12 साल की स्टडीज़ की है इंटरमीडिएट तक, उसमें हम आम तौर पे अपने क्वेश्चंस को क्रैम करते थे या हमें याद हो जाते थे प्रैक्टिस कर करके। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमें अंडरस्टैंडिंग करनी है कॉन्सेप्ट्स की, कॉन्सेप्ट्स को समझने की ज़रूरत है, नंबर 1। नंबर 2, हमें हैबिट बनानी है क्वेश्चन आस्किंग फॉर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। हमारे प्रोफेशन में आमतौर पे जो स्टूडेंट्स आते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी में, वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। तो हमारे स्टूडेंट्स के अंदर एक कॉम्प्लेक्स होता है कि हम टीचर से सवाल पूछेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। डरते हैं सवाल पूछते हुए कि मेरी क्लास के दूसरे बच्चे क्या कहेंगे मेरे बारे में, टीचर्स क्या कहेंगे, मैं क्या अल्फाज यूज़ करूँ, किस तरह से सवाल पूछूँ, कोई बोंगा सवाल ना हो। तो इस कॉम्प्लेक्स की वजह से स्टूडेंट्स के जो इंडिविजुअल प्रॉब्लम होते हैं ना, वो एड्रेस नहीं हो पाते। तो बेटा आपको जिस एरिया में प्रॉब्लम आएगा, यू हैव टू आस्क मी द क्वेश्चन। ऑनलाइन क्लासेस में हम ड्यूरिंग क्लास अपना सवाल पूछ सकते हैं, लिख के पूछ सकते हैं, रिक्वेस्ट करके आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर फिर भी नहीं समझ आ रही तो बेटा गूगल इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, गूगल करें, यूट्यूब करें, आपको उन कॉन्सेप्ट्स की कोई ना कोई गाइडेंस मिल जाती है। तो आपने जहाँ कहीं पे जिस भी कॉन्सेप्ट में अंडरस्टैंडिंग में इशू आए, तो फर्स्ट हैंड नॉलेज आपको आपके असातिज़ा ग्राम से मिलता है, आप उनसे अंडरस्टैंडिंग लीजिए। नहीं मिलती अंडरस्टैंडिंग या जवाब नहीं मिल पा रहा, अभी भी वो क्वेश्चन रह गए, तो उसको छोड़ना नहीं है, उसको एड्रेस करना है।
तो क्वेश्चन पूछने की हैबिट डेवलप करनी है ताकि हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। फिर बेटा हमारे इस पेपर में प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस हैबिट चाहिए हमें। जितना ज़िंदगी आसान हो चुकी है आजकल के दौर में, जितना ज़िंदगी आसान हो चुकी है, मशीनों ने हमें असिस्ट कर दिया, टेक्नोलॉजी ने असिस्ट कर दिया, तो हम अपने आप को ज़्यादा एफर्ट के लिए रेडी नहीं रखते। जैसे देखिए टेलीविज़न ऑन करना है तो टेलीविज़न का रिमोट आ गया हुआ है। पहले ज़माने में टेलीविज़न के बटन होते थे, करीब जाकर उसका चैनल चेंज करना होता था, ऊपर जाकर उसका एंटीना सेट करना होता था। अब वो सारी हैजल्स ख़त्म हो गई हैं। कैलकुलेटर अलग होता था, क्लॉक अलग होती थी, कैलेंडर अलग से चीज़, अब सब कुछ मोबाइल में आ गया। इतनी आसानी के मोबाइल के अंदर सब कुछ है, कैमरा उसमें है, वीडियो, ऑडियो, इंटरनेट उस पर है, हर चीज़ आपके पास हाथ में मोबाइल में आ गई है। फिज़िकली बच्चे क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, बैडमिंटन खेलते थे, अब वो सब कुछ मोबाइल में आ गया। तो हमारी ज़िंदगी में इतनी आसानी आ गई, हमें पैदल चलने से परेशानी होती है, हमें बाइक्स चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, हमें साइकिल चाहिए, हमें घर पे ऑर्डर कराने की आदत हो गई है खाने की। तो इतनी आसानी हमने अपने आप को पैदा कर दी, तो हमारा जिस्म ना एफर्ट करने के लिए अब रेडी रहता नहीं है, हम किसी न किसी शॉर्टकट की तरफ जाना चाहते हैं। लेकिन बेटा हमारे इस सब्जेक्ट में हमें प्रैक्टिस हैबिट बनानी पड़ेगी, हमें अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि हमने एग्ज़ाम देना है। तो हमारे इस पेपर में प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो बच्चे प्रैक्टिस करेंगे उनको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। तो हमें प्रैक्टिस हैबिट करनी है। प्रैक्टिस किन चीज़ों की करनी है? प्रैक्टिस ऑफ होम असाइनमेंट्स, मैं आपको होम असाइनमेंट्स दिया करूँगा, उसकी प्रैक्टिस करनी है। पास्ट एग्ज़ाम पेपर्स की प्रैक्टिस करनी है। एंड टेस्ट हुआ करेंगे आपके बेटा, उसकी प्रैक्टिस करनी है आपने। टेस्ट मैं आपके 2 तरह के लिया करूँगा, क्योंकि हमारे पेपर में MCQs भी हैं, तो MCQs बेस्ड टेस्ट भी होंगे और न्यूमेरिकल भी होंगे। बेटा आपने इन तीनों एरियाज़ में प्रैक्टिस करनी है, विच विल इंशाल्लाह मेक यू परफेक्ट। उसके बाद आते हैं रिविजन्स। रिविजन्स आपने लाजमी करनी है। अब मैं ह्यूमन साइकोलॉजी आपको बताता हूँ। अगर आज आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा, जैसे आप आज हम इस क्लास में इकट्ठे हैं, हम इसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, अपनी स्ट्रेटेजी बनाना चाह रहे हैं। द ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है? जो आज आपने पढ़ा है क्लास में, अगर आपने विद इन 24 आवर्स उसको रिवाइज नहीं किया, विद इन 24 आवर्स उसको रिवाइज नहीं किया, तो इंसानी दिमाग से वो कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं, आपकी मेमोरी से उसने अरेज हो जाना है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो जो भी आप क्लास में पढ़ेंगे आपने उसको डेली रिवाइज करना है। यानी आज हमने पढ़ा, दोपहर में, शाम में बैठ के नेक्स्ट लेक्चर से पहले आपने उसको करना है, डेली अपने लेक्चर को रिवाइज करना है। ये जो लेक्चर नोट्स हैं इनको पढ़ेंगे। अगर मैंने 1.5 घंटे में लेक्चर पढ़ाया आपको, तो रिवाइज करते हुए हो सकता है आपको 15 से 20 मिनट लगे, हो सकता है 10 मिनट में आप इस लेक्चर के बोर्ड को रिवाइज कर लें। ठीक है, तो ह्यूमन साइकोलॉजी है, आपने जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं अगर 24 घंटे में नहीं पढ़ा तो वो भूल जाएगा। ठीक है जी। अब जो अच्छे बच्चे हैं आप में से, वो 24 आवर्स में इस सब्जेक्ट को, अपने लेक्चर को रिवाइज करेंगे, ताकि उसके लर्निंग आउटकम्स रिटेन हो जाए आपके दिमाग में, मेमोरी में सेव रहे। फिर बेटा ह्यूमन साइकोलॉजी है, अगर आपने 24 घंटे में इसको रिवाइज कर लिया और अपने पास कॉन्सेप्ट्स को रिटेन कर लिया, तो फिर विद इन 7 डेज, अब आपने विद इन 7 डेज दोबारा इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है, इस लेक्चर को रिवाइज करना है। तो आप में से जो बच्चे विद इन 7 डेज दोबारा ही इन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लेंगे, तो उनकी मेमोरी में वो रिटेन रह जाएगा, अदरवाइज वो आपके दिमाग में से फिर से निकल जाएगा। तो अब आपने वीकली रिवीजन करनी है। तो आपके वीकेंड पे आपने क्विकली अपने सारे लेक्चर्स को रिवाइज करना है, कोई मेन या जो आपके अच्छे सवाल हैं उनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। तो वीकली रिवीजन आपके लिए ज़रूरी है, ताकि कॉन्सेप्ट्स आपके पास रिटेन रहे। अगर आपने विद इन 7 डेज नहीं रिवाइज किया तो फिर भूल जाएगा। तो बेटा अगर 7 डेज में रिवाइज नहीं किया, इसका मतलब है लेक्चर लेने की, लेक्चर अटेंड करने की जो एफर्ट है वो ज़ाया
24 आवर्स में आपने अपना टाइम इन्वेस्ट करके उसको रिवाइज किया, वो भी एफर्ट्स आया अगर आपने 7 दिनों में उस कॉन्सेप्ट को दोबारा रिवाइज नहीं किया। ठीक है जी, इससे आगे चलते हैं। उसके बाद है जी विद इन 40 डेज। अगर आपने अपने कॉन्सेप्ट्स को विद इन 40 डेज रिवाइज कर लिया तो वो आपके पास रिटेन रहेगा, अदरवाइज वो रिटेन नहीं रहेगा। तो इसको हम बेटा मंथली रिवीजन कह लेते हैं। मंथली रिवीजन करेंगे आप, ताकि आपने जो लेक्चर अटेंड करने की एफ़र्ट की, अपनी क्लास के टाइम पे आपने लेक्चर को अटेंड किया, आपने विद इन 24 आवर्स अपनी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी, अपनी फैमिली एक्टिविटी, अपने पर्सनल एंटरटेनमेंट को सेक्रीफाइस करके आपने 24 आवर्स के अंदर रिवाइज किया ताकि कॉन्सेप्ट्स आपके साथ रिटेन रहे। लेकिन 7 दिनों में भी आपने रिवाइज कर लिया और अगले महीने में दोबारा रिवाइज नहीं कर सके, तो इससे पहले वाली सारी एफर्ट क्या हो जाएगी, हमारी ज़ाया हो जाएगी। और जब हम इस कॉन्सेप्ट को दोबारा खोलेंगे तो अक्सर हमें लगता है कि ये शायद हम पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं, ये हमें भूल गया। भूला क्यों? क्योंकि डेली रिवाइज नहीं किया। अगर डेली कर लिया तो 7 दिनों में नहीं किया, 7 दिनों में किया तो महीने के बाद रिवाइज नहीं किया। और इसके बाद बेटा विद इन 3 मंथ्स, विद इन 90 डेज, यानी 3 मंथ्स, आपने 3 महीनों में एक दफ़ा फिर उसको रिवीजन करनी होती है। इसको हम कह लेते हैं आपके केस में इट विल बी सेशन एंड रिवीजन। बेटा रिवीजन का ये मतलब नहीं होता कि आपने सारे लेक्चर्स खोलने और दोबारा से सुनना शुरू कर देना। अगर आपने पहले 100 आवर्स में पूरा कोर्स पढ़ा तो दोबारा 100 आवर्स को सुनेंगे तो आपकी रिवीजन होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, जब आप लेक्चर रिकॉर्डिंग में सुन रहे होते हैं तो यू हैव ऑप्शन, 1.5 घंटे का लेक्चर आप उसको 1.75 पे 1.5 करके फास्ट फॉरवर्ड करके सुन सकते हैं। तो 1 घंटे का लेक्चर हो सकता है आप 30 मिनट्स में 40 मिनट्स में सुन लें। ठीक है, तो बेटा ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। आपने क्या करनी है, रिवीजन्स करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये पास होने की एक मेजर रीज़न है। रिवीजन नहीं करेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट हमारे पास रिटेन नहीं रहेगा। ठीक है जी, तो इसीलिए बेटा हम आपको क्या देंगे, डेली रिवीजन के लिए यू विल हैव होमवर्क, इंशाल्लाह होमवर्क क्वेश्चन मिलेंगे आपको। होमवर्क क्वेश्चन वो बच्चा कर सकेगा जिसने लेक्चर अटेंड किया, उसको रिवाइज किया, वो होमवर्क कर सकेगा। जब आप होमवर्क कर रहे होंगे तो इंशाल्लाह आपकी डेली रिवीजन बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगी। फिर बेटा वीकली टेस्ट के लिए हमने आपके लिए वीकली टेस्ट रखे होंगे। जब आपके वीकली टेस्ट हो रहे होंगे तो आपका सिलेबस ऑटोमेटिकली रिवाइज हो जाएगा। जब आपने वीकली टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करनी फिर बेटा हम आपके लिए मंथली टेस्ट कंडक्ट करेंगे। तो जो बच्चे मंथली टेस्ट की प्रिपरेशन करेंगे तो डेफिनेटली पूरे महीने में जो पढ़ा उसको रिवाइज करेंगे तो प्रिपरेशन होगी। ठीक है, तो जब आप पूरे महीने को रिवाइज कर लेंगे तो ह्यूमन साइकोलॉजी क्या 40 डेज के अंदर आपकी को रिवीजन होगी, वो कॉन्सेप्ट्स आपके साथ रिटेन रहेंगे। और बेटा विद इन 90 डेज ये जब आपका लास्ट मॉक एग्ज़ाम होगा, मॉक एग्ज़ाम भी हो सकता है, टर्म टेस्ट भी हो सकता है। टर्म टेस्ट मतलब हाफ बुक का या 3/4 बुक का टर्म टेस्ट, जिसमें एक से ज़्यादा टॉपिक्स आपसे टेस्ट किए जाएंगे, तो आप वहाँ पर जाकर दोबारा रिवाइज कर लेंगे। तो ये रिवीजन किसने आपको करानी है बेटा, अगर आप इन टेस्ट सिस्टम को फॉलो कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी रिवीजन हो जाएगी। ये सिर्फ अकाउंटिंग के सब्जेक्ट के लिए नहीं है, ये हमेशा अपने जहन में रख लें। हमने विद इन 24 आवर्स अपनी लर्निंग को, अपने लेक्चर को रिवाइज करना है ताकि वो हमारे पास रिटेन रहे। अदरवाइज़ हमारे लेक्चर अटेंड करने की एफ़र्ट ज़ाया। हमने लेक्चर अटेंड कर लिया, हमने अपना क्लास वर्क रिवाइज कर लिया, हमने अपना होमवर्क कर लिया, लेकिन हमने वीकली टेस्ट की तैयारी नहीं की, यानी हमने रिवाइज नहीं किया विद इन अ वीक टाइम, तो फिर भूल जाएगा। तो इसका मतलब है अगर आप वीकली रिवाइज नहीं कर रहे तो जो लेक्चर अटेंड करने का टाइम वो भी ज़ाया, आपने जो क्लास वर्क और होमवर्क पे एफर्ट की वो भी ज़ाया। इसी तरह बेटा अगर 40 डेज़ में मंथली टेस्ट की तैयारी नहीं करते तो इससे पहले वाली सारी एफर्ट ज़ाया हो जाएगी। तो हमने बेटा अपना नुकसान नहीं करना। ठीक है, तो अपने जहन के अंदर अपने कॉन्सेप्ट्स को याद रखना है
रिवाइज करते रहना। याद मतलब समझना है, रिवाइज करेंगे तो रिटेन रहेगा, अदरवाइज भूल जाएगा। अब आप सोचें, आप अगर 18-20 साल की एज की रेंज में हैं तो आपको बचपन की कितनी कुछ चीज़ें याद हैं, आपको रोज़ाना की जो एक्टिविटीज़ है वो याद हैं, लेकिन बचपन की बहुत सारी बातें आपको याद नहीं हैं। ठीक है, तो इंसानी जहन की ये साइकोलॉजी है कि आपने अपने कॉन्सेप्ट्स को रिटेन करना है तो क्या करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद बेटा रिवीजन्स के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। हम आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। आते हैं जी हम ऑर्गेनाइजेशन पे। हम अकाउंटिंग क्यों पढ़ रहे हैं, इसमें है क्या, ये प्रोफेशन बना क्यों है, किस मकसद के लिए बना है। जैसे डॉक्टर्स इंसानों का इलाज करने के लिए प्रोफेशन बना है, लॉयर्स ये इंसानों को इंसाफ दिलाने के लिए प्रोफेशन बना है, इंजीनियर्स ये मशीन्स को ठीक करने के लिए, बनाने के लिए प्रोफेशन बना है। इसीलिए बेटा अकाउंटेंसी का प्रोफेशन क्यों बना है, ये मैं आपको बताने लगा हूँ कि अकाउंटेंसी का प्रोफेशन क्यों बना है। बेटा किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप देखें तो आपके पास 3 तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है। एक होती है सोल प्रोप्राइटर, दूसरी होती है बेटा पार्टनरशिप, तीसरी होती है बेटा कंपनी। मैं अभी इनकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, जब आप कंपनी लॉ पढ़ेंगे तो उसमें आपको इनकी डिटेल्स मिल जाएगी। मैं इसको ब्रीफली डिस्कस करता हूँ। सोल प्रोप्राइटर क्या है बेटा, सिंगल ओनर, सिंगल ओनर। पार्टनरशिप क्या है बेटा, टू और मोर। कंपनी क्या है बेटा, वन और मैनी ओनर्स। ये 3 तरह की बेटा ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड कंपनी। ठीक है, ये क्या है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। मैं ऊपर लिख देता हूँ, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम एग्जांपल्स देखें तो एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं हमारे पास। सिंगल ओनर, आप अपनी गली मोहल्ले में किसी भी ग्रोसरी शॉप की देख लें, मिल्क शॉप को देख लें, मिल्क शॉप है, कोई भी बेकरी शॉप है, छोटी नेचर की जो है, गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, बेकरी शॉप, फ्रूट शॉप देख लें। आपको अपने मोहल्ले में पता होता है ना, नाम भी मशहूर होते हैं, ये जी मलिक साहब की दुकान है, ये शेख साहब की दुकान है, ये भट्ट साहब की दुकान है। तो वो जो भट्ट साहब है वो क्या है, बेसिकली सोल प्रोप्राइटर है। आगे आते हैं तो पार्टनरशिप क्या होती है बेटा। अगर हम अपने प्रोफेशन में देखें, आप स्टूडेंट्स ने सीए में 3.5 साल की ऑडिट प्रैक्टिस करनी है। 3.5 साल आपने किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की सुपरविजन में प्रैक्टिस करनी है, ये आपका मैंडेटरी हिस्सा है प्रैक्टिस को, जिसको आर्टिकलशिप कहते हैं। तो वो जो आर्टिकलशिप जहाँ करनी है उसको कहते हैं फर्म। ठीक है जी, फर्म क्या हो सकती है, लॉ फर्म हो सकती है, लॉ फर्म्स जहाँ पे लॉयर्स मिल के बैठ के काम करते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स हो सकती है जिसमें आपने प्रैक्टिस करनी है। इंजीनियरिंग फर्म्स हो सकती हैं। यानी फर्म्स उन लोगों की होती हैं आमतौर पर जो प्रोफेशन होते हैं, प्रोफेशनल मिल के इकट्ठे काम करते हैं। तो ये पार्टनरशिप की एग्जांपल। दूसरी एग्जांपल अगर पार्टनरशिप की लें, आपके गली मोहल्ले में टिंकू मिंकू जी 2 लोगों की दुकान है, वो दोनों भाई मिल के काम करते हैं, चचा की ताया के इकट्ठे कारोबार हैं। तो ये क्या है, पार्टनरशिप्स। ठीक है, कंपनी की बात करें तो कंपनी बिजनेस क्या है। अगर हम कुछ 1-2 कंपनीज का नाम ले सके, पेप्सी इज़ अ कंपनी, होंडा इज़ अ कंपनी, डल इज़ अ कंपनी, सैमसंग इज़ अ कंपनी। ठीक है, तो ये मैंने कुछ कंपनीज के नाम लिखे हैं यहाँ पे, हम इनकी डिटेल इंशाल्लाह अपने बिजनेस लॉ में और बिजनेस मैनेजमेंट में सीखेंगे। ये 3 तरह के बिजनेस है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, अब इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में अकाउंटिंग का क्या काम है, यानी इन कारोबार, इन बिजनेसेस में अकाउंटेंट कहाँ पे है।
क्या काम कर रहे होते हैं। अब आके देखते हैं बेटा, हम समझते हैं किसी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को, उसके अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, और इन डिपार्टमेंट्स में से अकाउंटिंग डिपार्टमेंट यानी अकाउंट्स डिपार्टमेंट का क्या काम है। फॉर एग्जांपल देखिए जी, मैंने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। अब आपके जहन में बैठ जाना चाहिए कि अकाउंटेंट कौन है, वो क्या काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में इनकी क्या अहमियत है। ठीक है, तो जब हम अपना रोल पहचान लेंगे, हम अपने इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में हमारा क्या मुकाम है, हमसे ऑर्गेनाइजेशन ने क्या काम लेना, लोगों की हमसे क्या एक्सपेक्टेशंस है, तो फिर इंशाल्लाह इस सब्जेक्ट को हम बड़े अच्छे से समझेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में आते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में कुछ डिपार्टमेंट्स का मैं नाम लिखूंगा। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम लिखते हैं जी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, आप ज़रा सोच के बताइए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम होगा। अगर मैं कोई एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम ले लूँ आपके सामने, फॉर एग्जांपल पेल इज़ द ऑर्गेनाइजेशन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पेल। पेल का काम क्या है, रेफ्रिजरेटर्स बनाते हैं, एयर कंडीशनर्स बनाते हैं, स्विच गियर बनाते हैं, ट्रांसफार्मर्स बनाते हैं। पेल इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन। इसका एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। इसका काम क्या है, गुड्स को प्रोड्यूस करना, जो कारोबार चीज़ें बेचता है उसकी प्रोडक्शन करना। तो मैं लिख दूँ इसका काम क्या है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। ये गुड्स को बनाता है कारोबार, ताकि कारोबार उसको, बिजनेस उसको बेच सके। दूसरी तरफ आते हैं जी प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, इसका काम क्या है, ये बेटा रॉ मटेरियल्स परचेज करता है। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में रॉ मटेरियल, क्योंकि बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो बहुत सारे रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं। अगर मैं पेल की बात करूँ, इन्होंने पेल वालों ने ये जो सिलेंडर, वो जो कंप्रेसर्स होते हैं ये ख़रीदने होते हैं, जिन शीट से ये रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन रेफ्रिजरेटर बनाते हैं, उसके लिए प्लास्टिक होते हैं, छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं, या वो उसको दाना बोलते हैं अपनी ज़ुबान में, उसको ख़रीदना होता है। एलुमिनियम शीट्स ख़रीदनी होती हैं, उसके लिए इलेक्ट्रिक वायर्स ख़रीदनी होती है, स्विच गियर हैंडल, उसके अंदर स्टैंड, ये सब चीज़ें ख़रीदनी होती हैं। और छोटे छोटे कंपोनेंट्स, सेंसर्स ख़रीदने होते हैं, लाइट्स ख़रीदनी होती है, छोटे छोटे काफ़ी सारे कंपोनेंट्स बन जाते हैं। तो कोई एक बंदा ये काम नहीं कर सकता, इसके लिए पूरा डिपार्टमेंट होता है जिसने कारोबार के लिए कम से कम पैसों पे ख़रीदारी करनी होती है। तो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल ख़रीदा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने बना दिया। अब आते हैं सेल्स डिपार्टमेंट। सेल्स डिपार्टमेंट ने क्या करना है, इन्होंने गुड्स को सेल करना है। इसके बाद आते हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम क्या बेटा, एडवर्टीजमेंट को रन करना। एडवर्टीजमेंट्स, ये जो आप टेलीविज़न पे इश्तिहार देखते हैं, मोबाइल पे इश्तिहार देखते हैं, फेसबुक पे इश्तिहार देखते हैं, आर्ट वर्क्स देखते हैं, वीडियो एनिमेशंस देखते हैं, ये जो आपको एसएमएस आते हैं कि जी टैंकी साफ़ करा लें, एसी सर्विस करा लें, पुराने कंप्यूटर सेल कर लें, इस तरह के अक्सर मैसेजेस आते हैं। ये बेटा मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम है, जो कस्टमर तक ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्ट को पहुंचाए कि हम इस हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इस प्रोडक्ट को सेल करते हैं, तो उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम। मार्केटिंग डिपार्टमेंट से आगे चलते हैं, HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये एक डिपार्टमेंट होता है जी HRM। इसका काम क्या करना, इसका काम होता है जी रिक्रूटमेंट, यानी हायर करना, प्रमोट करना, रिवार्ड करना, ट्रेन करना, और बहुत सारे काम हैं जो इस ऑर्गेनाइजेशन, इस डिपार्टमेंट के हिस्से में आते हैं। ठीक है जी। अब मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए डायरेक्टली आ जाता हूँ अकाउंट्स डिपार्टमेंट की तरफ। अभी और भी डिपार्टमेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, मैंने सिर्फ अकाउंट्स पे आगे ब्रेक लगा दी। एडमिन डिपार्टमेंट पे होता है जो सेफ्टी, सिक्योरिटी, गार्डनिंग मैनेज करता है। मैं आ गया हूँ अकाउंट्स डिपार्टमेंट पे, ताकि हमारी बात थोड़ी सी मुख्तसर हो सके।
ठीक है। एडमिन भी वैसे लिख लेते हैं, वो भी ज़रूरी है समझना, ताकि आपको एक विजन मिल जाए। एडमिन डिपार्टमेंट क्या काम करता है बेटा? सेफ्टी, क्लीनिंग है, क्लीनिनेस, गार्डनिंग, रिफ्रेशमेंट, ETC, ये सारे काम एडमिन के ज़िम्मे आते हैं। अब आते हैं बेटा अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने क्या काम करना होता है? ये जो फाइनेंशियल अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इसका काम क्या है? मेंटेनिंग रिकॉर्ड। क्या काम करना है? मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ये जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हैं, CA कर रहे हैं, हमारा जो कोर लर्निंग का एरिया है वो क्या है? अकाउंटिंग करना। अकाउंटिंग क्या है? मेंटेनिंग रिकॉर्ड, रिकॉर्ड को मेंटेन करना। किसका? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का। कौन सी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ होल ऑर्गेनाइजेशन। पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है उसका हिसाब रखना इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अकाउंट्स डिपार्टमेंट। तो बेटा हमने एक हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन को देखा जिसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रिक्योरमेंट डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, HR डिपार्टमेंट है, एडमिन डिपार्टमेंट है, और इसी में एक फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डिपार्टमेंट है, जिसके लिए हम इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। और इसका काम क्या है? कोर एक्टिविटी। अगर कोई आपसे पूछे जी अकाउंटेंट क्या करता है, तो आपने कहना है जो पैसा है ऑर्गेनाइजेशन का उसका हिसाब किताब रखता है। आसान ज़ुबान में अगर इसको समझना है तो अपने घर पे आ जाइए, अपने घर में देखें आपके घर में पैसों का हिसाब किताब कौन रखता है? कुछ फैमिलीज़ में फादर रखते हैं हिसाब किताब, कुछ फैमिलीज़ में मदर के पास हिसाब किताब होता है, कुछ फैमिलीज़ में बड़े बहन भाइयों के पास, चचा के पास, ताया के पास, दादा के पास, दादी के पास, किसी न किसी के पास हिसाब किताब होता है जो पूरी फैमिली से पैसा लेता है और आगे पूरी फैमिली के ऊपर स्पेंड कर देता है। यानी अब्बा की तनख्वाही अम्मा के पास, बड़े भाई की तनख्वाही अम्मा के पास। अम्मा ने आगे क्या करना है? बिजली का बिल अदा करना अपने पास कहीं पे लिख लेंगे, गैस का बिल अदा करना कहीं पे लिख लेंगे, बच्चों की फीसें अदा करनी कहीं पे लिख लेंगे। तो वो क्या करती हैं? पैसे का हिसाब किताब अगर लिखना शुरू कर दिया उन्होंने, तो वो क्या कर रहे हैं? वो बुक कीपिंग कर रही है, रिकॉर्ड मेंटेन कर रही है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशंस का जो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं उनको बेटा अकाउंटेंट्स कहते हैं। किस चीज़ का रिकॉर्ड? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड। अब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या हैं मैं बता देता हूँ बेटा। कैश इनफ्लो, कारोबार में पैसा कहाँ से आया? कैश आउटफ्लो, कारोबार में पैसा कहाँ से गया? और एक तीसरी बात लिख रहा हूँ, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस। नॉन कैश ट्रांजैक्शंस क्या है इंशाल्लाह आपको लेटर स्टेजेस में समझाएंगे। एक एग्जांपल दे देता हूँ, डिस्काउंट अलाउड। अगर डिस्काउंट अलाउ कर दिया गया है तो ये क्या है? नॉन कैश ट्रांजैक्शन। ना पैसा आया ना गया। आपने किसी से 10 रुपये लेने थे, आपने कहा भाई 6 रुपये दे दो, 4 रुपये मैंने आपको डिस्काउंट दे दिया, तो वो जो 4 रुपये ना पैसा आया ना गया, लेकिन इसको रिकॉर्ड तो करना है ना, उसको कहते हैं नॉन कैश ट्रांजैक्शंस। तो होल ऑर्गेनाइजेशन में, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ कहीं पे पैसा आया है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आपने उस पैसे को रिकॉर्ड करना है कि कहाँ से पैसा आया। जहाँ कहीं पे पैसा खर्च हो गया, कैश आउटफ्लो, जहाँ खर्च होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आप उसको रिकॉर्ड करेंगे कि पैसा खर्च हुआ है। और कुछ ऐसी नॉन
कैश ट्रांजैक्शंस भी होंगी जो हम इंशाल्लाह लेटेस्ट स्टेजेस में सीखेंगे, उसको भी रिकॉर्ड करना है चार्टर्ड अकाउंटेंट में। यानी अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात की जाए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 2 तरह का रिकॉर्ड होगा। एक रिकॉर्ड होगा जी प्रोडक्शन प्लान, प्रोडक्शन प्लान, इनका प्रोडक्शन का फॉर्मूला, ठीक है जी, इनकी आवर्स कैलकुलेशन, इनकी मशीनरी, ये सारा जो रिकॉर्ड है ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम है अपने पास मेंटेन करके रखना कि हमारे पास कितनी मशीनें हैं, क्या काम कर रहे हैं, कितनी प्रोडक्शन करनी है, कितने लोग हमें चाहिए, उस प्रोडक्शन का फार्मूला क्या है, उसकी टाइमिंग क्या है, कटिंग क्या है, ये सारा नॉलेज बेस की प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम है। लेकिन अकाउंट्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा इसकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किसने करना है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने। इन्होंने प्रोडक्शन करते हुए लकड़ी खरीदी, लोहा खरीदा, कपड़ा खरीदा, कील खरीदा, जहाँ जहाँ पैसा खर्च किया, मशीन चली, बिजली का बिल इस्तेमाल हुआ, बिजली इस्तेमाल हुई, तो उसके पैसे का रिकॉर्ड कौन रखेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब, अकाउंट्स डिपार्टमेंट। इसी तरह बेटा प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, ये क्या करता है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से कोटेशंस मंगवाता है, ये कहेगा जी हमें कोटेशंस दे, जब कोटेशंस आएंगी फिर एवेल्यूएट करेगा किसकी क्वालिटी अच्छी है और किसके पैसे कम हैं। ये सारी जो कोटेशंस हैं ये एग्रीमेंट्स भी करेगा ये डिपार्टमेंट डिफरेंट वेंडर्स के साथ, लेकिन ये रिकॉर्ड इसी डिपार्टमेंट ने मेंटेन करना है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, जहाँ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आएगी, ये डिपार्टमेंट जहाँ पैसा खर्च करेगा, 5 वेंडर से कोटेशन मंगवाई गई, उनमें से एक वेंडर के साथ एग्रीमेंट किया गया, वो जो 5 कोटेशंस के डॉक्यूमेंट है उसका रिकॉर्ड कौन रखेगा, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट। उनमें से एक वेंडर है मिस्टर ए, उसके साथ अरेंजमेंट हुआ, एग्रीमेंट हो गया, अब उससे एग्रीमेंट के मुताबिक ख़रीदारी की गई, ख़रीदारी करने पे जो पैसा खर्च हुआ उस पैसे का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड कौन रखेगा, अकाउंटेंट साहब। अब आते हैं सेल्स डिपार्टमेंट में। सेल्स डिपार्टमेंट ने मार्केटिंग एफर्ट्स की, ठीक है, सेल्स डिपार्टमेंट ने अपने टारगेट सेट किए, प्लानिंग की, टीम को तरतीब दिया, ट्रेन किया, इन सारी चीज़ों का जो रिकॉर्ड है ना ये सेल्स डिपार्टमेंट ने अपने पास रखना। हाँ, सेल्स डिपार्टमेंट जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगी, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होगी, इन्होंने क्या बेच दे, ऑल एक्स बेच दे, जो इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन की चीज़ बेची वहाँ से जो पैसा आया उस पैसे को हम कहेंगे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड कौन रखेगा, अकाउंटेंट साहब। तो सेल्स डिपार्टमेंट के अपने भी रिकॉर्ड्स हैं कि हमने इस महीने में इतनी प्रोडक्ट सेल कर दी, इस महीने में इतनी सेल कर दी, इस महीने में कम हुई, इस महीने में ज़्यादा हुई, इन लोगों को सेल की, इन लोगों से पैसे रिसीव करने हैं, इन लोगों को डिस्काउंट, ये सारे जो रिकॉर्ड्स हैं ये सेल्स डिपार्टमेंट रखेगा। हाँ, सेल्स डिपार्टमेंट में जहाँ कहीं से पैसा आया कारोबार में, जहाँ कहीं से कारोबार में पैसा आया है उस पैसे को रिकॉर्ड करना काम किसका है, अकाउंटेंट साहब का। इसी तरह बेटा मार्केटिंग डिपार्टमेंट में अब एडवर्टीजमेंट बननी है, जैसे आप बच्चे अब एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं, और खाना खाना है तो 7 अप, खाना खाएंगे तो उसके साथ 7 अप या स्प्राइट चलेगी। अगर आपने घूमने फिरने जाना है, क्रिकेट श्रिकेट खेलनी है तो पेप्सी, म्यूज़िक पसंद है तो गाने सुनो, साथ में कोका कोला पियो। तो ये बेवरेज इंडस्ट्री ने आपके दिमागों के ऊपर एडवर्टीजमेंट की हुई है, जेनों में बिठा दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो आपके जेनों में बिठाया हुआ है ना कि हमारी ये प्रोडक्ट है, यहाँ पे इसका इस्तेमाल है, ज़रूरत को पैदा करना, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम है। उन्होंने महंगी महंगी जो एक्ट्रेसेस होती हैं, एक्टर्स होते हैं, उनको हायर करना, किसी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से उसकी एडवर्टीजमेंट बनवाना, किसी टीवी चैनल के साथ अरेंजमेंट करना, किसी सोशल मीडिया में उस कैंपेन को रन करना, ये सारा काम मार्केटिंग डिपार्टमेंट का है। हाँ, जब टीवी पे इश्तिहार चलेगा, उस इश्तिहार चलने पे जो पैसा खर्च होगा, दैट इज़ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जो पैसा खर्च किया इस डिपार्टमेंट ने, उस खर्चे का रिकॉर्ड किसने रखना है, अकाउंटेंट साहब ने, ठीक है जी। इसी तरह अगर मैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आऊँ, इन्होंने रिक्रूटमेंट करनी होती है, एडवर्टीजमेंट देते हैं अखबार में, लोग आते हैं उनका इंटरव्यू करते हैं,
उनको हायर करते हैं, फिर उनको ट्रेन करते हैं, फिर उनको प्रमोट करते हैं। इस सारी चीज़ों का रिकॉर्ड एचआर डिपार्टमेंट ने रखना है। लेकिन इन सारे मामला में जहाँ कहीं पे भी पैसा खर्च होगा, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहाँ पे होगी? एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे करने पे। अखबार में इश्तिहार दिया कि हमें ये लोग चाहिए, उसके ऊपर जो पैसा खर्च हुआ, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। लोगों को जो बोनस दिया गया, उनको इंसेंटिव दिए गए, मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया, घर दिया गया, गाड़ी का फ्यूल दिया गया, जहाँ कहीं पे भी जिस डिपार्टमेंट ने पैसा खर्च किया है, उस खर्चे का रिकॉर्ड किसने रखना है? अकाउंटेंट साहब ने। इसी तरह बेटा एडमिन डिपार्टमेंट में भी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होंगी, क्या क्या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होंगी, जिस सेफ्टी के लिए गार्ड रखे हमें, गार्ड रखना कौन सी कंपनी का रखना है, कितने रखने हैं, ये एडमिन डिपार्टमेंट का काम है। उस गार्ड का नाम क्या, उसकी वर्दी क्या होगी, उसका टाइम इन टाइम आउट क्या है, ये सारा रिकॉर्ड एडमिन के पास है। लेकिन उसकी जो सैलरी पे की जाएगी, जब सैलरी पे की जाएगी, उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड कौन रखेगा? अकाउंट्स डिपार्टमेंट के जी से ये जो सिक्योरिटी स्टाफ है उसको सैलरी पे की गई है। क्लीनिनेस कराना कब करनी है, किसने करनी है, किस प्रोडक्ट के साथ करनी है, ये एडमिन डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड है। लेकिन जो क्लीनिनेस पे खर्चा आ रहा है, प्रोडक्ट्स ख़रीदने पे, जो क्लीनिनेस की प्रोडक्ट है उसको ख़रीदने पे जो खर्चा आया, उसको रिकॉर्ड कौन करेगा? एडमिन डिपार्टमेंट। गार्डनिंग, पौधे बड़े अच्छे लगते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, लेकिन जो पौधे को ख़रीदना, उसका खर्चा, उसको रिकॉर्ड कौन करेगा? एडमिन डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट। लेकिन कौन सा पौधा ख़रीदना है, कहाँ लगाना है, ये तो एडमिन डिपार्टमेंट का काम है। रिफ़्रेशमेंट, ये जो गेस्ट आने पे चाय पिलाई जाती है, पानी पिलाया जाता है, तो रिफ़्रेशमेंट क्या देनी है स्टाफ को, गेस्ट को, ये एडमिन डिपार्टमेंट का काम है। हाँ, उस रिफ़्रेशमेंट पे जो खर्चा आया, चाय के लिए दूध खरीदा गया, पत्ती खरीदी गई, चाय खरीदी गई, उस पे जो पैसा खर्च हुआ उसका रिकॉर्ड कौन रखेगा? अकाउंटेंट साहब। तो अगर मैं इस सारी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को सम अप करूँ, तो अकाउंटेंट कौन है जी? ऑर्गेनाइजेशन की पुप्पू है, ऑर्गेनाइजेशन की पुप्पू है, सॉरी टू से, यानी जिनका ऑर्गेनाइजेशन के पैसे के ऊपर नज़र है। तो हमें पता चल जाना चाहिए कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन है। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट वो हैं जिसने पूरी ऑर्गेनाइजेशन के पैसे पे नज़र रखी हुई है, उसके पैसे को रिकॉर्ड करना। यहाँ तक कुछ सवाल है तो बेटा अपना माइक ऑन करके आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है? टेक्स्ट में भी सवाल पूछ सकते हैं आप, बेटा माइक भी ऑन कर सकते हैं। नो क्वेश्चन? क्या बेटा मैं आपको समझा पाया हूँ कि अकाउंटेंट का ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम होता है? हमने एक तो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर सीखने की कोशिश की ब्रीफली, हमने बिजनेस की स्टडीज़ कर रहे हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन को बड़े अच्छे से बिजनेस मैनेजमेंट में जाकर सीखेंगे। मैंने ब्रीफली उसका स्ट्रक्चर ड्रा किया। इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में, ढांचे में अकाउंटेंट का क्या काम है, क्या आपको ये समझ आ गई? गुड। अब मैं इसको बेटा थोड़ा सा आसान अल्फाज में लेके आता हूँ, क्योंकि हम सब बच्चों ने ऑर्गेनाइजेशंस को अभी क्लोजली देखा नहीं होता। मैं इसको ज़रा आपकी फैमिली से रिलेट करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फैमिली में आ जाता हूँ। फैमिली स्ट्रक्चर, हर किसी के घर में फैमिली होती है। फैमिली में कुछ लोग पैसा कमा रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि फादर, ग्रैंड फादर अगर आपके हैं तो वो भी ज़ाहिर है पैसा कमा रहे होते हैं। ओल्डर ब्रदर, ओल्डर सिस्टर्स हैं, शायद मदर भी पैसा कमा रही हैं। चलिए हम मदर को पैसा कमाने पे नहीं लगाते, ये हैं जी हमारी मदर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? अब आते हैं मैं कहाँ पे हूँ, मी। फिर उसके बाद आते हैं यंगर ब्रदर एंड यंगर सिस्टर्स। अब आपकी फैमिली में
आपके पेरेंट्स जो फादर हैं वो क्या कर रहे हैं, वो पैसा कमा रहे हैं। मैं लिखता हूँ इनफ्लो, कैश इनफ्लो, ठीक है जी, कैश इनफ्लो लिख देते हैं पूरा। ये पैसा कमा के आपके घर के अंदर लेके आ रहे हैं। ग्रैंड फादर है वो भी कुछ पैसा कमाते हैं या उनकी पेंशन आती है, तो कैश इनफ्लो यहाँ से आता है, पैसा कारोबार घर में आ रहा है। बड़ा भाई को जॉब करता है तो कैश इनफ्लो आ रहा है, ला के अम्मा के हाथ में पैसा पकड़ाया, ठीक है जी। अगर कोई ओल्डर सिस्टर हैं तो वो भी अगर जॉब कर रही हैं, कोई कारोबार कर रही हैं, तो कैश इनफ्लो। अब ये पैसा जो कारोबार में आ रहा है, आपने मदर को घर में क्या बनाया हुआ, खजानची बनाया हुआ, जो घर के सारे पैसे के ऊपर जिनकी हुक्मरानी है या जिनको जिम्मेदारी दी गई है। घर में जो समझदार इंसान होता है, जिस पे पूरी फैमिली को इत्मीनान होता है, आमतौर पे पैसा उनके हाथ में थमाया जाता है कि आप खर्च करें। तो ये चारों लोग जो पैसा कमाएंगे, कारोबार में लेके आएंगे, घर में लेके आएंगे, से मैं कहता हूँ ये सारे लोग 100,000 घर में लेके आ रहे हैं। तो कैश इनफ्लो, किसने कितने कितने पैसे घर में कंट्रीब्यूट किए मदर के पास, कि किसी डायरी पर लिख रही है फॉर एग्जांपल, ठीक है जी। अब खर्चे, मेरी फीसिस, मेरी फीस जाएगी, मेरे क्लॉथ्स आएंगे, मेरी बाइक या अदर ट्रांसपोर्टेशन, फीमेल स्टूडेंट्स हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, हॉस्टल भी पे कर सकते हैं, हॉस्टल, मेरा मोबाइल, मोबाइल में क्रेडिट, मेरी आउटिंग, ठीक है, मेरी बुक्स, ये सारे मेरे जो अखराजात हैं ये कहाँ से होंगे, जो पूरी फैमिली की इनकम है उसमें से अखराजात होने हैं, मेरे भी और मेरे बाकी सब घर वालों के भी। तो सबकी इंडिविजुअल फीसेस हैं, इंडिविजुअल क्लॉथ्स हैं, इंडिविजुअल खर्चे हैं जो सबके सेम है तकरीबन, ठीक है। ये सब के पैसे पे किए जाएंगे कहाँ से, फैमिली इनकम में से। और मदर उसको अगर रिकॉर्ड कर रही हैं कि 1 लाख रुपए आया, उसमें से 1 लाख में से फॉर एग्ज़ाम्पल सबकी फ़ीसेस अदा की गई 20,000, फ़ीस अदा कर दी गई, फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000 के कपड़े आ गए, फॉर एग्ज़ाम्पल 5,000 ये है। ये सारे इसी तरह ख़र्चे लिखने के बाद क्या बचा, फॉर एग्ज़ाम्पल 5,000 बचा घर में, 1 लाख रुपए आया और बाकी सारे खर्चे करने के बाद बिजली का बिल दिया, गैस का बिल दिया, शादियों ब्याहों पे जाना है, कोई बीमार हो गया, मेडिसिन आनी है, उसके बाद घर में बचे हैं 5,000 रुपये। तो मदर की कोशिश होती है इसकी भी कोई कमेटी डाल लें, घर में पड़े ना हो। तो अगर ये सारे पैसों का कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इसको किसी डायरी में लिखना शुरू कर दें, तो ये मदर का जो रोल है ना घर के अंदर, समझ लें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का भी ऑर्गेनाइजेशन में यही रोल है। इन लोगों को समझा जाता है कि ये ईमानदार हैं, ये समझदार हैं, ये अपने काम को बखूबी करेंगे, कोई खर्चा इनके हाथ से रह नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये अपनी ज़िम्मेदारी को बड़ी ईमानदारी से निभाएंगे, कारोबार के पैसे को सही जगह पर ख़र्च करेंगे, जहाँ ख़र्च करेंगे उसका रिकॉर्ड रखेंगे। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑर्गेनाइजेशन की ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन का जो भी पैसा है उसके इख्तियारात आपको दिए जाते हैं, खर्च करने के भी और उसको रिकॉर्ड करने के भी। तो ये आपकी इम्पोर्टेंस है बेटा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। जिस तरह से घर में मदर फादर, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर या कोई बड़े बहन भाई को जिम्मेदारी मिलती है, देखते हुए जो ज़्यादा समझदार है, जो बेवकूफ़ होते हैं उनको आमतौर पर जिम्मेदारी नहीं मिलती। अगर बेवकूफ़ को पैसे पकड़ा देंगे उसको पता ही नहीं होगा कि कितनी जिम्मेदारी से इसको खर्च करना है, महीना ख़त्म नहीं होगा पैसे ख़त्म। इसी तरह बेटा आपके प्रोफेशन में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है, तो आपने उस जिम्मेदारी को समझना है, ठीक है। क्लियर है जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की समझ आ गई, काम क्या करते हैं ये लोग। यहाँ तो कोई क्वेश्चन है तो बेटा पूछिए, नहीं तो मैं आगे मूव करता हूँ।
ओके जी, अब आते हैं जी ट्रांजैक्शन को समझते हैं आज। व्हाट इज द ट्रांजैक्शन? दो तरह की बेटा ट्रांजैक्शन होती हैं। कारोबार की ट्रांजैक्शंस की बात कर रहा हूँ। एक है जी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, एक है फाइनेंशियल। अब आपने बेटा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस चलें बता भी देता। नॉन फाइनेंशियल का मतलब है फाइनेंस नॉट इन्वॉल्व, ऐसी ट्रांजैक्शंस जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है। फाइनेंस मतलब पैसा, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फाइनेंस इन्वॉल्व, ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें पैसा इन्वॉल्व है। एक एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। आप दो दोस्त हैं, मेरे सामने जो नाम नज़र आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल अरसलान का नाम और आतिफ का नाम है, ठीक है। अरसलान और आतिफ दोस्त हैं, इन दोनों ने आपस में कमिटमेंट की कि जैसे ही हमारे AFC के एग्ज़ाम्स ख़त्म होंगे तो हम मिल के किसी ट्रिप पे जाएंगे। तो इनकी ये जो कमिटमेंट है तो ट्रांजैक्शन, कहीं पे पैसा इन्वॉल्व है। जब तक कमिटमेंट है पैसा इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। फिर इन्होंने प्लानिंग की जी हमने हुंज़ा जाना है, हमने खंजराब जाना है, हमने इस रास्ते से जाना है, इस होटल में स्टे करना है। ये सारी प्लानिंग करके अब व्हाट्सएप ग्रुप में आपस में शेयर किया। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है? नहीं है। इसी तरह बेटा ऑर्गेनाइजेशन में भी हर ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं होती। किसी ऑर्गेनाइजेशन ने सोचा है कि हमने टीवी पे ऐड देना है, उसकी प्लानिंग की जा रही है कि एडवर्टीजमेंट में कंटेंट क्या होना चाहिए, यानी क्या बोलना है, क्या दिखाना है। 30 सेकंड की एडवर्टीजमेंट टीवी पे जो चलती है आमतौर पर, जिसको TVC कहते हैं, उसके अंदर दिखाना क्या है और बोलना क्या है। कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज आसानी से लोगों को डिलीवर करना है, इसको एक अच्छी एडवर्टीजमेंट कहते हैं। तो उस एडवर्टीजमेंट में क्या बोला जाएगा, किस सेक्टर को आना है, किस प्रोडक्ट को दिखाना है, बैकग्राउंड क्या होगी, फ्रंट पे क्या होगा, कलर एनिमेशन क्या होगी, किस टाइम पे चलाना है, किन लोगों को टारगेट करना है, ये सारी जो प्लानिंग है बेटा, दिस इज़ नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। किसी एम्प्लॉय को हायर करना, आपने किसी एम्प्लॉय को हायर किया जी, कल से आप नौकरी पे आ जाएं, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, अभी पैसा इन्वॉल्व नहीं हुआ। पैसा कब इन्वॉल्व होगा? महीने के बाद जब सैलरी दी जाएगी, ठीक है। किसी की प्रमोशन अनाउंस की है जी, आप असिस्टेंट मैनेजर से अब मैनेजर हो गया, मैनेजर से आप सीनियर मैनेजर हो गया, सीनियर मैनेजर आप जनरल मैनेजर हो गया। ये क्या है? ट्रांजैक्शंस हैं, लेकिन नॉन फाइनेंशियल। आपने किसी से ख़रीदारी करनी है जी, मैंने कुर्सियाँ ख़रीदनी है, मुझे कोटेशन भेजें। वो जो कोटेशन आई है, अभी पैसा तो लगा ही नहीं उस कोटेशन पे, तो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ठीक है। और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होंगे? हायरिंग करने के बाद, जब ऑर्गेनाइजेशन में हायरिंग होगी, हायरिंग करने के बाद जब सैलरी पे की जाएगी तो सैलरी इज अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। मैं ये लिख देता हूँ। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में क्या है? हायरिंग ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को हायर किया, दिस इज ए नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अगर महीने के बाद उसको सैलरी पे की गई है, सैलरी पेड, यस दिस इज द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड किसका रखना है? जो सैलरी पे की गई, जहाँ पे पैसा कारोबार में से गया, यहाँ पर रिकॉर्ड रखना है, ठीक है जी। प्रोडक्शन प्लानिंग, प्रोडक्शन की प्लानिंग की गई, डॉक्यूमेंट्स बनाए गए जी, हमने ये प्रोड्यूस करना है, ऐसे प्रोड्यूस करना है, इतनी क्वांटिटी, ये क्वालिटी। पैसा कहाँ पे इन्वॉल्व हुआ? कहीं पे भी नहीं। ना पैसा खर्च हुआ, ना पैसा आया। पैसा इन्वॉल्व होगा रॉ मटेरियल परचेज्ड। अगर तो रॉ मटेरियल परचेज किया गया है तो यहाँ हाँ जी पैसा इन्वॉल्व हुआ, तो फाइनेंशियल अकाउंटेंट साहब इसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। प्रोडक्शन प्लानिंग रिकॉर्ड करना चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब की, अकाउंटेंट साहब की जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ तक क्लियर है जी? तो ऐसे मामला जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व हो उसको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहते हैं। और ये जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं ना बेटा, इनको रिकॉर्ड करना, काउंटिंग क्या है? रिकॉर्डिंग,
रिकॉर्डिंग ऑफ व्हाट, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। उसके बाद है उसकी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब खर्चे अलग अलग कर लें, पूरे साल में बिजली के कितने बिल अदा किए, 12 बिल, पूरे साल में गैस के बिल इकट्ठे कर लिए जितने पैसे बनते हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। पूरे साल में मिनहाज साहब की कितनी फ़ीस अदा की गई, पूरे साल में आतिफ की, अरसलान की, मिनहाज की, इशाल की कितने कपड़ों पर ख़रीदारी की गई। तो ये सारे खर्चे किसी एक जगह पे इकट्ठे करने को कहते हैं क्लासिफिकेशन। फिर आती है समराइजेशन। उसके बाद आता है जी रिपोर्टिंग। ये है जी अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है? रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन एंड रिपोर्टिंग। किसकी? ये चारों काम करने हैं हमने किसके लिए? ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए हमने ये सारा काम करना है और इसको क्या कहेंगे? अकाउंटिंग। तो मैं अगर अकाउंटिंग की डेफिनेशन देखूँ, अकाउंटिंग इज रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, classification of financial transaction, summarization of financial transaction and reporting of financial transactions। रिकॉर्डिंग का मतलब, अगर हम रिकॉर्डिंग को देखें, फॉर एग्जांपल मैं अगर रिकॉर्डिंग को समझना चाहूँ, रिकॉर्डिंग मैं एक ही एग्जांपल लेता हूँ, जनवरी, मैं यहाँ पे सैलरी लिख देता हूँ। जनवरी की सैलरी पे की फॉर एग्जांपल 10K, फरवरी 10K, मार्च 10K। तो जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होते जा रही है उसको रिकॉर्ड करना इज रिकॉर्डिंग। अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन करते जा रहे हैं, बिल पे किए 12,000, 12K, 15K, 20K, ये मैंने 2 क्लासेस में इसको रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, तो मैं क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहले तो ये जो जो ट्रांजैक्शन होती जाए उसको रिकॉर्ड करते थे, तो रिकॉर्डिंग। क्लासिफिकेशन, फॉर एग्जांपल आप बच्चों की फ़ीस अदा हो रही है हर महीने की, से 15K, 15K, 15K। तो जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस आते जा रहे हैं उसको रिकॉर्ड कर लें। पहले हो सकता है सैलरी आ जाए, फिर बिल आए, फिर फीस आ जाए, फिर बिल आ जाए, फिर फ़ी आ जाए, फिर सैलरी आ जाए। तरतीब में जहाँ जहाँ पैसा खर्च होता जा रहा है उसी तरतीब में रिकॉर्ड करते हैं, इसको रिकॉर्डिंग कहते हैं। ठीक है जी। तो रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफिकेशन क्या होगी? दिस इज़ द क्लासिफिकेशन। सैलरी का कितना खर्चा है, एक क्लास बना दी। बिल कितने पे किए जा रहे हैं, दूसरी क्लास। फ़ी कितनी पे की जा रही है, तीसरी क्लास। समरी, ये नहीं, समरी बना देते हैं। सैलरी कितनी पूरे साल में पे की गई, 30, फॉर एग्जांपल 30K। बिल कितने पे किए गए हैं, इट्स 27 एंड 47K। फी कितनी पे की गई है जी, इट्स 45K। तो ये हमने क्या किया है, ये जो 30K है, ये जो अमाउंट्स हैं, ये हमने क्या किया है बेटा, ये समरीज हैं। ठीक है जी। तो अकाउंटिंग भी ये करती है, एक तो ट्रांजैक्शंस को इंडिविजुअली रिकॉर्ड करता है फाइनेंशियल अकाउंटेंट अकाउंटिंग में, दूसरा उसकी क्लासिफिकेशन की जाती है कि सैलरी के खर्चे अलहदा, बिल के अलहदा, फीस के अलहदा, रिफ्रेशमेंट के अलहदा, शादी ब्याह के अलहदा, मेडिकल के अलहदा क्लासिफिकेशन। उसकी समरी बनाई जाती है। उसके बाद उसकी रिपोर्ट तैयार की जाती है और बताया जाएगा रिपोर्ट तैयार करने के बाद, फॉर एग्जांपल यहाँ से इनकम्स आ रही हैं, मैं यहाँ पे इनकम्स पे लिख देता हूँ 50K हर महीने के घर में जो इनकम आ रही है दैट इज़ 50K। तो टोटल कितनी इनकम आई, 150K। समरी क्या बयान की जाएगी, इन तीनों खर्चों को अगर ऐड कर लें, 80, 80, 90, 100, 110, 110 एंड 123। फॉर एग्जांपल 123K मेरा खर्च हुआ पूरे साल में, पूरे 3 महीनों में, और मुझे आए कितने, 150। तो मैं रिपोर्ट क्या करूँगा, 150 रुपये इनकम, और मेरा एक्सपेंस कितना हो गया पूरे साल में, 123, और मुझे बचा गया सरप्लस या सेविंग
कितनी पैसों की है जी? 27 की। ये ले लिए, रिपोर्ट बन गई, इसको रिपोर्ट कहते हैं। तो अकाउंटिंग की ये काम करती है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, जहाँ जहाँ कारोबार का पैसा खर्च हुआ उसको रिकॉर्ड करना, फिर उन ट्रांजैक्शंस को अलग अलग कर देना, ग्रुप्स में डिवाइड कर देना, क्लासीफाई कर देना। उन क्लासिफिकेशंस के बाद समरीज बना देना। समरीज बनाने के बाद अकाउंटिंग क्या करते हैं? रिपोर्टिंग कर दिया, रिपोर्ट बना के पेश करती है, ये ले जी, ये एंड पे पैसा बचा या ये एंड पे नुकसान हुआ है। अकाउंटिंग की डेफिनेशन में कोई इशू है तो बेटा मेरे से पूछिए। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज द रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। यहाँ तक कोई इशू है तो काइंडली पूछिए मेरे से। बेटा अभी आपको देख के लग रहा होगा कि सर थ्योरी पढ़ाते जा रहे, नहीं बेटा, ये हमारा सारा सब्जेक्ट न्यूमेरिकल है, तो थोड़े से कॉन्सेप्ट पता होना हमें ज़रूरी है। तो हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जी। मैं क्विकली अगर इसको राउंड अप करूं, कुछ बच्चों ने लेट ज्वाइन किया। फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं हम, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग हमारा अकाउंटिंग का पहला सब्जेक्ट है। हमारे इसके अलावा कैप 1 के अलावा कैप 5, कैप 7, CFA 1 एंड MSA 1, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सब्जेक्ट्स हैं। टोटल CA में 5 सब्जेक्ट्स हैं अकाउंटिंग से रिलेटेड। हम जो सब्जेक्ट पढ़े हैं उसकी जो पासिंग परसेंटेज है, अगर मैं लोएस्ट देखूं पिछली 5-6 अटैम्प्ट्स में तो 33%, हाईएस्ट देखूं तो 48%। ठीक है। आम तौर पे बच्चों को बताया जाता है कि दीज आर द रीज़न ऑफ फेलियर, लेकिन हम इंशाल्लाह अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे रीजंस टू पास द पेपर, हाउ टू पास द पेपर। ठीक है। तो हमने इंशाल्लाह इसको पास करना है, हमने फेलियर की कभी बात ही नहीं किया करनी, हमने इसको पास करना है। और पास करने का तरीका क्या है? हमने हमारे सब्जेक्ट को समझना है, उसको समझने के बाद प्रैक्टिस करेंगे तो हमें मज़ा आएगा, मज़ा आएगा, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे, तो पास होना बेटा छोटी सी बात रह जाएगी। तो हमने पास होने के लिए काम नहीं करना, हमने सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करना है। हम इस प्रोफेशन में जा रहे हैं, आप जितने अच्छे अकाउंटेंट होंगे उतना ही अच्छा आपका करियर होगा ना, नौकरी में या कारोबार में। तो हमारा तो बेटा ये प्रोफेशन है, अगर हमने इस प्रोफेशन से रिलेटेड जो सब सब्जेक्ट्स हैं उनको अगर समझा ही नहीं तो हम तो अच्छे प्रोफेशन बन ही नहीं सकेंगे ना। अब ये देखिए कि इंजीनियर बन गया है, मैकेनिकल इंजीनियर, लेकिन उसको मशीनों के बारे में नॉलेज ही नहीं है, उसने रट्टा लगा के पेपर पास किए हैं लेकिन वो मशीन को ना खोल सकता है ना बना सकता। तो ऐसे इंजीनियर का क्या फ़ायदा? जो पास तो हो गया, इंजीनियरिंग की डिग्री तो मिल गई, लेकिन काबिल ही नहीं हो सका। एक वकील है, उसने LLB कर लिया, रट्टा लगा के उसने सारे कवानीन को याद करके पेपर पास करके LLB की डिग्री ले ली, लेकिन वो अदालत में केस ही नहीं जीत पा रहा, उसको केस फाइट नहीं करना आ रहा। तो ऐसे वकील का क्या फ़ायदा जिसको अपने प्रोफेशन में जो आउटकम है उसमें वो कामयाब ही नहीं है, काबिल ही नहीं बन सका। इसी तरह बेटा हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं, अगर हमने अपना कोर सब्जेक्ट ही ना समझा तो फिर हम अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट तो नहीं होंगे ना, अकाउंटेंट ही नहीं होंगे हम अच्छे, अगर हमने अपना कोर सब्जेक्ट ना समझा। हमें सिर्फ पास नहीं करना, हमें इस सब्जेक्ट को समझना है, इसकी वजह से हमारा ज़रिए माश लगना है, यानी हमारी जो फ्यूचर इनकम्स हैं वो इस सब्जेक्ट पे डिपेंड कर रही हैं। तो हमने इस सब्जेक्ट को सिर्फ पास नहीं करना, हमने इस सब्जेक्ट को समझना है। जब इंशाल्लाह समझ जाएंगे तो पास करना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और समझने के लिए आपकी तवज्जो ज़रूरी है, आपकी पंक्चुअलिटी ज़रूरी है। ठीक है। तो पास करना इस सब्जेक्ट को जी बहुत आसान है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। लोग कहते हैं इस सब्जेक्ट मुश्किल है, मुझे मुश्किल नहीं लगता। मैं आप बच्चों को ये एडवाइस करूँगा, जब आपको कैफ 1 समझ आना शुरू हो जाए ना तो बच्चे सारी सारी रात इस सब्जेक्ट पर लगाते हैं, जिसकी वजह से कैफ 2 और कैफ 3 का रिजल्ट ख़राब होता है। तो हमने अपने तीनों सब्जेक्ट्स के अंदर इक्विलिब्रियम रखना है, या बाकी जो सब्जेक्ट्स है इक्विलिब्रियम रखना है, बाकी सब्जेक्ट्स को पास करना है। अकाउंटिंग पास हो गई, लॉ नहीं पास हुआ खुदा ना खास्ता, इकनॉमिक्स नहीं पास हुआ खुदा ना खास्ता, तो क्या फ़ायदा, नुकसान हो जाएगा ना। हमने सारे सब्जेक्ट्स को साथ लेके चलना है, जिसका जितना टाइम है उतना देना है। अपना फेवरेट सब्जेक्ट्स नहीं बना लेते कि ये मेरा फेवरेट है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। जो अच्छा नहीं लगता उस पर ज़्यादा टाइम लगाना है आपने इंशाल्लाह। तो हमने कभी फेलियर देखना ही नहीं अपने सब्जेक्ट में।
पास होने की रीजंस मैंने बताई, स्टेप बाय स्टेप मार्किंग करता है, जितना सवाल ठीक करेंगे ना पेपर में उसके मार्क्स मिल जाएंगे, तो इंशाल्लाह बच्चे आसानी से पास हो जाएंगे। फॉर्मेट्स बने होते हैं, उन्हीं फॉर्मेट्स के अंदर फिगर लिखनी होती है, फॉर्मेट्स को समझना काम है। रेपिटेटिव एडजस्टमेंट, वही किसी भी एडजस्टमेंट इस सब्जेक्ट में कुछ नया पूछते ही नहीं है। सवाल में डाटा देने का अंदाज बदलता, सवाल वही होता है। तो कैब 1 2 3 में सबसे आसान सब्जेक्ट मेरी नज़र में अकाउंटिंग है, लेकिन ये टाइम ज़्यादा लेता है आपका। हाउ टू लर्न मैंने आपको बता दिया, हमने कॉन्सेप्ट्स को समझना है, उसको समझने के लिए आपने मेरे से क्वेश्चन लाजमी पूछने हैं। प्रैक्टिस की हैबिट बनानी है आपने, जो आपको होम असाइनमेंट्स मिलें, पास एग्जाम पेपर्स मिले, जो आपको टेस्ट मिले, कल से इंशाल्लाह आपका न्यूमेरिकल पोर्शन शुरू हो जाएगा। फिर ये वाला जो बेटा एरिया है ना, आप इसको अपनी ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट समझिए। किसी भी सब्जेक्ट को पास करने के लिए, अपने आप से काम लेने के लिए, अपने आप को एग्ज़ाम के लिए तैयार करने के लिए, बेटा दिस इज़ योर प्रेपरेशन। ह्यूमन साइकोलॉजी हैं तो सब इंसान ना, अल्लाह ताला ने भेजा है और उसके अंदर एक भेजा भी दे के भेजा है। तो जो जो भेजा दे के भेजा है ना, ये उस भेजे की मंतक है। उससे जो काम लेना है ना, वो आपने इस तरह से काम लेना है। जब आप रिवीजन्स करेंगे, मैं ये कहता हूँ, ये 1 रिवीजन, ये 2 रिवीजन और ये 3 रिवीजन, 3 रिवीजन तो मिनिमम है जो आपने करनी है। जो बच्चे 4 दफ़ा अपने कोर्स को रिवाइज़ कर लें, वो फेलियर का कभी कभी ज़िंदगी में फेलियर को फ्लेवर ही नहीं करेंगे। और जो बच्चे 5 दफ़ा इसको सिलेबस को रिवाइज़ कर लें, तो वो सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। जो बच्चे 6 दफ़ा अपने कोर्स को रिवाइज़ कर ले, तो कोर्स उनकी फिंगर टिप्स पे ऐसे आ जाता है, वो कहते हैं बस एग्जामिनर अब हमसे पेपर ले ले। तो यहाँ पे जितनी दफ़ा आप अपने कोर्स को रिवाइज़ करेंगे बेटा, ये कोर्स उतनी दफ़ा आपके लिए आसान से आसान तर होता जाएगा। बड़ी आसान सी बात है। आप बच्चों ने अगर साइकिलिंग करना सीखी है, चलना सीखा है, खाना खाना सीखा है, तो बेटा पहले के टाइम में आप परफेक्ट नहीं हो गए। साइकिल चलानी शुरू की पहली दफ़ा में थोड़ी आ गई, गिरे होंगे, किसी ने सहारा दिया होगा। जब आपको चलानी आ गई, पहले 3 पहियों वाली साइकिल चलानी सीखी, फिर 2 पहियों वाली, फिर तो मैंने बच्चों को देखा 1 पहिए में भी चला लेते हैं, खैर से इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो बेटा शुरू में आपको सहारे की ज़रूरत है, तब हम आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे, हम आपको सहारा देंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके पेरेंट्स ने आपको बचपन में चलते हुए सहारा दिया। आप शुरू से जब बच्चे थे, खुद से तो नहीं चलना शुरू किया, वो आपका हाथ पकड़ के चलते थे और आपको चलना सिखाया उन्होंने। अब तो नहीं हाथ पकड़ के चलते ना, अब तो आप ना गिरते हैं, चलते चलते गिर तो नहीं जाते, एक्सपर्ट हो गए ना। अब आपके लाशऊर में बैठ गए, इतनी दफ़ा चला, इतनी प्रैक्टिस किया कि लाशऊर में बैठ गया कि वेट कैसे बैलेंस करना है। साइकिल के भी जब शुरू में आपने चलाना सीखी, तो आपको साइडों से पकड़ पकड़ के लेके जाते थे, गिर ना जाए, फिर भी गिर जाते थे। इसी तरह बेटा जब आप अकाउंटिंग शुरू करेंगे, तो कुछ क्वेश्चंस में शुरू में आपको परेशानी होगी, हम आपको साथ लेके चलेंगे, लेकिन आपने अपने आप को इंडिपेंडेंट करना है। जितना जल्दी इंडिपेंडेंट कर लेंगे, उतना ही आपको सब्जेक्ट ये एंटरटेन करेगा, आपको मज़ा आने लगेगा। जब तक आपकी डिपेंडेंस रहेगी कि जी मुझे पकड़ के रखें, मैं गिर ना जाऊँ, मैं गिर ना जाऊँ, यानी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तब तक आपको इस सब्जेक्ट का मज़ा नहीं आएगा, डर बैठा रहेगा। हमने इस सब्जेक्ट को अच्छी तरह से समझना है, समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और हमने एज सून एज पॉसिबल अपने आप को इंडिपेंडेंट करना है, अपने आप को काबिल बनाना है, ताकि हमें अपने असातिज़ा कराम की जो सपोर्ट है, जो उन्होंने हमें वसाखियाँ दी हुई हैं, हम अपने आप को अपने पाँव पे चला सकें। ठीक है जी। तो उसके लिए क्या करना है हमें, एक तो अपने असातिज़ा कराम की बताई हुई बातों पे अमल करना है, वही हमारे गाइड है जिन्होंने हमें सिखाना है, नंबर 1। नंबर 2, हमने उनकी नसीहतों पे अमल करना है। नंबर 3, हमने प्रैक्टिस करनी है, कॉन्सेप्ट्स को समझना है, ताकि हम प्रैक्टिस से, समझ से इंडिपेंडेंट हो जाएं और आसानी से जाके एग्ज़ाम दे के पास हो जाएं। ठीक है। तो मेरे से आपने जल्द से जल्द जान छुड़ानी है। जब आपको समझ आ जाएगी ये स्किल, तो फिर आप मेरे से जान छुड़ा लेंगे। जैसे आपने अपने पेरेंट्स से जान छुड़ा ली, अब चलते हुए आप उनका हाथ पकड़ के तो नहीं चलते, साइकिल चलाते हुए आपको उनकी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। 3 पहियों वाली साइकिल चलाना अब आप बिल्कुल पसंद नहीं करते, अब तो आप बाइक चलाते हैं, ऐसे वन व्हीलिंग करते हैं, ये साइकिल चलाते हैं, ऐसे 1 पहिए पे चलाते हैं, एक्सपर्ट हो गए ना। तो इस तरह बेटा हम भी इंशाल्लाह आपके अंदर काबिलियत बनाने की कोशिश करेंगे, और आपने भी कोशिश करनी है कि आप अपने अंदर काबिलियत बनाएं, ना कि रट्टे वाली साइड पर जाएँ। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, इंटरमीडिएट तक उसमें क्रैमिंग सिखाई जाती है,
हमने आपको क्रैमिंग नहीं सिखानी, हमने आपको कॉन्सेप्ट सिखाने हैं। जहाँ नहीं समझ आएगी वो आपने हमसे पूछना है, ठीक है। तो बेटा ह्यूमन साइकोलॉजी को सामने रखें सारे पेपर्स में, ताकि हमारा वक्त जो एक दफ़ा किसी सब्जेक्ट पे लग गया वो ज़ाया ना हो। आपने अपने वक्त को संभालना है, डेली अपने होमवर्क को करना है ताकि हमारा लेक्चर ज़ाया ना हो। वीकली आपने टेस्ट की तैयारी करनी है ताकि जो पिछले 7 दिन का काम है वो ज़ाया ना हो। मंथली आपने अपने टेस्ट की तैयारी करनी है या रिवीजन करनी है ताकि ये जो पहले वाली एफर्ट है इसको ज़ाया होने से बचाया जाए और एग्ज़ाम तक हमारे साथ हमारा कंटेंट रिटेन रहे, ठीक है जी। उसके बाद हमने ऑर्गेनाइजेशन देखी, 3 तरह की ऑर्गेनाइजेशन हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटेंट होता है, सोल प्रोप्राइटर हो, पार्टनरशिप हो, कंपनी हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटेंट का क्या काम है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन की हर डिपार्टमेंट में जहाँ जहाँ पैसा खर्च हुआ और जहाँ जहाँ से पैसा आया उसको किताबों में रिकॉर्ड करना, ये अकाउंटेंट का काम है, ठीक है जी। मैंने फैमिली स्ट्रक्चर भी सिखा दिया आपको, फैमिली स्ट्रक्चर में भी इसकी रिकॉर्डिंग की जाती है। और अकाउंटिंग क्या है उसकी डेफिनेशन भी हमने समझ ली। अकाउंटिंग इज़ द recording of financial transaction, classification of financial transaction, summarization of the financial transaction and reporting of the financial transactions, ठीक है जी। तो इसको बेटा कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछिए, नहीं तो इंशाल्लाह कल की क्लास में आपसे मुलाकात होगी। कल इंशाल्लाह हम इसको आगे लेके चलेंगे और इंशाल्लाह 2 या 3 दिन में आप न्यूमेरिकल में आ जाएंगे। शुरू में जब हमें आपको आप स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट सिखाने होते हैं, सब्जेक्ट की बेसिस बनानी होती है, तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन होता है विच इज़ बोरिंग फॉर द स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह इन फ्यू डेज वी विल हैव फुल न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स जिसको आप इंशाल्लाह एंटरटेन भी करेंगे। नो क्वेश्चंस? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम मुबशर। जी सर, मैंने पूछना था कि ये रिकॉर्डेड लेक्चर हमें कहाँ पे अवेलेबल होंगे? जी बेटा आज ही आपको LMS पे एक्सेस मिल जाएगी। डेली का जो आपका लेक्चर है वहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा और इंशाल्लाह ओके वीकली आपके लेक्चर्स वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। जो एक वीक से पुराने हो जाएंगे लेक्चर्स वो वहाँ पे नहीं अवेलेबल होंगे। यानी आज आपका जो लेक्चर है ये अगले 7 दिन तक अवेलेबल रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट मंडे को आपको आज का लेक्चर नहीं मिलेगा, ठीक है। ओके ओके सर। तो तो सर एवरी अगर जी अगर बेटा। हमें रिवीजन वगैरह करनी है, जैसे लास्ट मंथ रह गया एग्जाम में, अगर उस टाइम हमें कुछ जी बेटा चाहिए। लास्ट उसमें इंशाल्लाह हम आपको दोबारा फैसिलिटेट करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। वेलकम वेलकम। टेस्ट का किसी बच्चे ने नहीं पूछा मेरे से कि सर आप तो जो काम करेंगे वो तो ठीक है, सर टेस्ट पूछने का नहीं वाला था पूछा। मैं। अच्छा जी, टेस्ट के बारे में बेटा मैं बता दूं, हमारे ना 2 तरह के टेस्ट होंगे। चूँकि हमारे पेपर में MCQs भी हैं और हमारा पेपर तो वैसे रिटन है। MCQs बेटा हम आपके ऑनलाइन टेस्ट लेंगे जो इमीडिएटली आपको रिजल्ट दे देंगे, इमीडिएटली। और ये मेरा ख्याल है आपके पूरे कोर्स में कोई 20 से 35 के दरमियान में टेस्ट होने हैं और ये आपको पता भी नहीं चलेगा आपका टेस्ट हो रहा है। आपका जो लेक्चर है वो भी रिवाइज हो जाएगा, कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएंगे और इंशाल्लाह आप इसको एंटरटेन भी करेंगे। जहाँ कहीं पे हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाएंगे ना, साथ ही उसका लर्निंग टेस्ट के नाम से हम आपको क्विक लर्निंग टेस्ट के नाम से टेस्ट फ्लोट किया करेंगे सेल्फ असेसमेंट के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमने आज का लेक्चर बड़ा, आज तो कोई ऐसा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं था, हो सकता है कल के लेक्चर के फ़ौरन बाद आपको हम लिंक शेयर करेंगे, ले बेटा आपने लेक्चर अटेंड कर लिए, अब आप ये किताब में से या स्टडी टेक्स्ट में से नोट्स में से ये वाले एरिया को कवर करें। इस एरिया को कवर करने के बाद अब आपने इस टेस्ट को अटैम्प्ट करना है, तो आपने जो सीखा होगा आपकी सेल्फ असेसमेंट हो जाएगी। रिटन टेस्ट बेटा ये आपके चैप्टर वाइज होंगे, चैप्टर वाइज। जैसे ही आपका पहला चैप्टर ख़त्म होगा उसका टेस्ट हो जाएगा। ये वीकली भी हो सकते हैं, ठीक है। तो चैप्टर वाइज इज़ आर कमिटमेंट। फॉर एग्जांपल हमारे 10 चैप्टर है तो 10 टेस्ट होंगे, लेकिन जहाँ हमें आपकी ज़रूरत महसूस होगी हो सकता है हम आपसे वीकली टेस्ट भी ले रहे हों, तो हो सकता है ये भी 10 से 15 तक की इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाए, ठीक है। तो हम आपको टेस्ट असाइन किया करेंगे मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू या अपने LMS के थ्रू। आपने बेटा उसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके हमें सबमिट करना है। हम उन तस्वीरों को जो आप सबमिट करेंगे अपने क्वेश्चन आंसर शीट की, हम चेक करके इंशाल्लाह आपको
वापस भिजवा दिया करेंगे। तो इस तरह से आपके टेस्ट कंडक्ट होंगे। इसके बाद ओके। स्टडी मटेरियल की बात की जाए, स्टडी मटेरियल क्या यूज़ करना है, बेटा इसके लिए मैडम सना आपको गाइड कर देंगी। आई एम हैविंग माई ओन बुक, किताब आपको मेरी मिल जाएगी। बुक, 2 बुक्स यूज़ करेंगे, एक कैफ 1 बाय MM जेड यानी मेरी कंपोज की हुई है, दूसरी हम आई कैप की स्टडी टैग से कुछ हेल्प लेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बड़ी अच्छी कोई किताब है, नहीं, कतन ऐसा नहीं है। आई कैप ने अच्छी किताब लिखी है बेटा, जो अच्छी किताब होती है वो आपको खुद से सिखाती है। लेकिन आई कैप के स्टडी टेक्स्ट में कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की टेक्निक्स ऐसी हैं जो मुश्किल हैं। हमने आई कैप की स्टडी टेक्स्ट में जो अच्छी एग्जांपल्स हैं, जो अच्छा कंटेंट है ना, वो इसमें अपनी तरतीब के मुताबिक कंपाइल कर दिया हुआ है, ठीक है। तो सिखाएंगे हम इस स्टडी टेस्ट में जो कॉन्सेप्ट सिखाने वाला काम है वो इंशाल्लाह हम आपको आसान अल्फाज में, आसान एग्जांपल्स में सिखाएंगे, समझाएंगे। और बाकी जो पास पेपर्स हैं इसमें ज़रा कम है, स्टडी टेक्स्ट में हमने यहाँ पे चैप्टर वाइज ज़्यादा पास पेपर्स को कंपाइल किया हुआ है, और हर पास पेपर को एक ही या हर प्रैक्टिस मटेरियल को एक ही फॉर्मेट पे सॉल्व करने की कोशिश की है ताकि बच्चों के लिए आसानी हो जाए, ठीक है। आई कैप में हर पास पेपर को उन्होंने डिफरेंट अंदाज में सॉल्व किया हुआ है, तो स्टूडेंट समटाइम टेक्निक बिल्ड करते हुए, कैपेसिटी बिल्ड करते हुए परेशान हो जाते हैं कि इस सवाल को ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों नहीं किया, तो ये एक परेशानी का बायस बनता है। तो इंशाल्लाह हम आपको अपनी किताब ही रेफ़र करेंगे, मैडम सना आपको गाइड कर देंगे, आपको होम डिलीवरी हो जाएगी, ठीक है बेटा। क्लास का टाइम ख़त्म हो गया, कल इंशाल्लाह क्लास से पहले गपशप करते हैं आज के लेक्चर से रिलेटेड, और अगर आपको कोई कंसर्न होगा फिर इंशाल्लाह हम अपना कल का लेक्चर शुरू करेंगे, ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज़।